दोस्तों, स्वागत है बहुत बहुत आप सभी लोगों का। और आज हम लोग 25 अगस्त 2024 के यूपीपी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। जीएस का बिल्कुल प्रमाणिक और सटीक आंसर मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और पुनः जैसे मैं प्रत्येक शिफ्ट के एग्ज़ाम में बता रहा हूं आपको, पुनः एक छोटी सी सलाह आपके लिए कि मेरे दोस्त 5 से 7 अभी तक औसतन मैं कहूँ 7 से 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन कह सकते हैं एवरेज में, ऐसे आ रहे हैं जिनको आपको हाथ नहीं लगाना है जीएस में। खास तौर पे जीएस विषय के लिए इन 7 प्रश्नों को अगर आप छोड़ने में कामयाब हो गए तो बिल्कुल मानिएगा मेरिट लिस्ट में आपका नाम जरूर शामिल होगा। ये 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे डाले जा रहे हैं डेली आयोग के द्वारा जिन्हें आपको टच नहीं करना है, कलम नहीं चलाना है, आपको प्रयास करना कि इन सवालों से मैं बचूं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना विलंब के कि सितंबर 2016 को सप्ताह तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है। ये अनुमान है 7.3% का। ये सवाल मैंने क्लास में, ज्योग्राफी की क्लास में अपने छात्रों को पढ़ाया और बताया भी था कि ये सवाल रेयर केस में पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है। प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ सवाल है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो देखो, अब आपको वैसे भी नहीं पता हो तो 8 मिनट का एक ही ऑप्शन है, वही लगा दो। सेकंड किसी आयोग ने 18 सेकंड देता है, कोई 20 देता है, पर 8 मिनट प्रमाणिक रहता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड इसका दूसरा आंसर होता है। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। बहुत ही आसान सवाल आया है, पॉलिटी का सबसे बेसिक टॉपिक। मैं पॉलिटी शुरू करता हूँ तो यहाँ से पहला तो यही लिखाया जाता है बिल्कुल कि भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? यूनाइटेड किंगडम पर। हम लोग ब्रिटेन से ही इस प्रणाली को लिए हैं, यूनाइटेड किंगडम। 116 में एमपीसी का पूरा नाम क्या है? तो एमपीसी का पूरा रूप जो है वो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी। बात करते हैं हम लोग विनय। हाँ, तो आपको मैंने बताया था जब मैंने आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया था तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक पढ़ाया था, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। तो विनय पिटक किससे संबंधित है? तो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म के नियम है। 18 में कहता है, 118 में जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? दोस्त, ये दोबारा प्रश्न पूछा जा रहा है, एक बार और पूछा। ये हम लोगों के यहाँ हमारी कोचिंग में जो एसटी चल रहा था वहाँ भी ये सवाल आया था। एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये खूब ध्यान रखना, पॉलिटी का पहला दूसरा टॉपिक यहीं से शुरू ही होता है और यहीं पर बात किया जाता है। हम लोग बात करते हैं दोस्त कि कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास। अब ये प्रश्न आप छोड़ दीजिए क्योंकि उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न का उत्तर आप नहीं जानते होंगे। जहाँ तक उम्मीद किया जाता है कि 90% छात्र नहीं जानते होंगे, 10% की लेकर के कोई तुलना नहीं कर सकते। तो ऐसे प्रश्न को आप छोड़ना सीखिए क्योंकि ऐसा उत्तर या तो एग्जैक्ट पता हो तब तो आप इनको टच करो। मेरे दोस्त, यह तो छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर बकलोलई में फंस जाएंगे तो एक पद आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, चला जाएगा। कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? तो उसका नाम है मेरे दोस्त फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की। सबसे देखो, डेली शिफ्ट में आप पढ़ के जाइए मेरे दोस्त। राजधानी पूछ रहा है, वर्ल्ड की राजधानी आ रही है प्रत्येक शिफ्ट में, तो अभी भी जिनका एग्जाम बचा है वो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखें। लाओस की राजधानी क्या है? वियेनतियाने। कौन सा संगठन सुचारू रूप से पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सॉरी, इसका आंसर होगा सुचारू रूप से अनुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है, तो मेरे दोस्त हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। ये भी मतलब प्रीवियस ईयर का ही सवाल है, पूछा गया है, बहुत ही सरल है। अब बात करते हैं हम लोग जीएसटी का। देखो, जीएसटी अभी भी अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो जीएसटी का टॉपिक देख लीजिए मेरे दोस्त। जीएसटी से बार बार सवाल आ रहा है, री एग्ज़ाम के पहले भी आया है और इसमें भी आ रहा है। जीएसटी मैंने पढ़ाया है, वहीं से सारे प्रश्न चल रहे हैं। भारत में मोबाइल फ़ोन, तो मेरे दोस्त जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं उन सब पर जीएसटी की दर कितनी है? 18% दर है। जीएसटी परिषद में कितने? 33 लोग होते हैं जीएसटी परिषद में, और इसके अध्यक्ष होते हैं कौन? तो वित्त मंत्री इसके अध्यक्षा होते हैं। बात करते हैं अनुसंधान का पहला चरण क्या है? सवाल नंबर 124 में, तो समस्या की पहचान करना। रिसर्च का पहला ही होता है कि समस्या को पहचाने। 125 नंबर में है कि 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति के सभी मानवाधिकार क्या कहलाते हैं? तो वो मेरे दोस्त कहलाते हैं बाल अधिकार। सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? तो सूक्ष्म सिंचाई शुरू की गई है जनवरी 2006 में। सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ है? तो सोशल मीडिया पे टीबीटी का अर्थ है थ्रो बैक थर्सडे। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्त कि CRISPR Cas9 प्रौद्योगिकी का
उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्वाभाविक है, हो सकता है ये भी सवाल आप पे थोड़ा सा कठिन लग रहा हो, तो इसको भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है जीन का संपादन, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय समुद्र दिवस, सामुद्रिक दिवस 2024 का विषय थीम क्या है? तो इसका विषय थीम है मेरे दोस्त, भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा पहले, ये इसका थीम है। बात करते हैं कि पूर्व परीक्षण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? पूर्व परीक्षण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य है परीक्षण की तैयारी और निपटान के लिए विकल्प की तैयारी करना। ऐसे सवाल बिल्कुल बिना कहे इनको छोड़ दीजिए अगर नहीं समझ पा रहे हो। वैसे तो ये प्रेजेंट ऑफ माइंड पे है, लेकिन अगर डाउट कर रहा है तो छोड़ दीजिए। सवाल करते हैं 131 पर, सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग से डराने, धमकाने, उत्पीड़ित करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के पतन का कार्य है, ये कैसा कार्य कहलाता है? तो मेरे दोस्त यह कहलाता है आपका साइबर धमकी। इसको क्या कहते हैं? साइबर धमकी कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका है नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। मैं कल सोच ही रहा था मेरे दोस्त कि अभी तक गांधी जी से क्वेश्चन नहीं पूछा हिस्ट्री में, और मेरा पूरी संभावना और उम्मीद थी कि अगले शिफ्ट में ज़रूर पूछेगा, और देखो आज के शिफ्ट में गांधी जी से सवाल भी आया। क्योंकि हिस्ट्री पूछा जाए, गांधी जी न पूछे जाए, ये बड़े बहुत ही ताज्जुब की बात होती है। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह खूब आप लोग जानते हो, चंपारण। बिल्कुल ये रसगुल्ला टाइप का सवाल है और इतना सरल सवाल आया हुआ जिसका कोई जवाब नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में? आप सभी लोगों को पता है, क्रिप्स मिशन के जवाब में ये सवाल आया था। अगली बात करते हैं हम लोग पॉलिटी का। बहुत ही सरल सवाल है कि कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन, मौजूदा क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो मेरे दोस्त वह करता है अनुच्छेद 3 में, प्रावधान करता है अनुच्छेद 3 में नए राज्यों गठन। रबी की फसल आप सभी जानते हैं कि बोई ही जाती है, अक्टूबर दिसंबर में काटी जाती है, अप्रैल से मई के बीच में। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हम लोग, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का क्या उद्देश्य है? तो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य है दोस्त आतंकवाद विरोधी, अपहरण विरोधी अभियान चलाना, ये इनका उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा का? सबसे सरल सवाल है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये कई बार पूछा जा चुका है, सब प्रीवियस ईयर के सवाल हैं मेरे दोस्त। इसको करंट अफेयर का सबसे आसान सवाल, ये पढ़ा भी गया था, हम लोगों ने पढ़ा था इसका। कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चाइना। पॉलिटी का एक सबसे ही सरल सवाल रहा कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो वर्तमान में, अब ये देखो, ये आपको डराने के लिए केवल डाटा दिया गया है कि जून 2000, ये थोड़ा सा आपको ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो, इससे नहीं डरना है, समझो कि प्रेजेंट का ही पूछ रहा है। श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। अगला सवाल है जो आपको छोड़ देना चाहिए, पर हो सकता है आप हाथ पांव चलाएं इसमें, ऐसे सवालों को छोड़िए तुरंत, कि 2016 में हस्तांतरित भारत जापान नागरिक प्रमाण समझौते का उद्देश्य क्या है? तो इन सवाल को छोड़ देना चाहिए, लेकिन आंसर आप जान लो। तो उद्देश्य है असैनिक प्रमाण ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग। लेकिन मेरे दोस्त आप ऐसे सवाल को बिल्कुल छोड़ दीजिए, इतने पुराने डाटा आप नहीं याद रख सकते हैं और इससे गलत होने की पूरी संभावना है। 142 नंबर को हम लोग देखते हैं कि किस क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहते हैं? बिल्कुल सरल सवाल है, प्रवास कहते हैं। आने जाने को क्या कहते हैं? प्रवास। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना, हाँ दोस्त, तो इसकी स्थापना 1920 में हुई है, पर एंग्लो मुस्लिम जब कहेगा तब 1875 होगा, ये 1920 में। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर? यूपी स्पेशल का सबसे सरल सवाल। हिंदी संस्कृत भाषा विशेषज्ञता वाले शैक्षिक संस्थान के लिए बनारस जाना जाता है आपका। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। ये भी बहुत ही आसान सवाल है, अगर थोड़ा सा आप दिमाग इस पे लगाएंगे, और आपने देखा होगा, बहुत सरल सवाल है, बस आपको इसको कैसे ही हैंडल करना ये देखो। कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है? 1998 में विज्ञान में नोबेल पुरस्कार, आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मेरे दोस्त आपको याद होना चाहिए, इन चारों नामों में एक ही व्यक्ति है जिसे नोबेल मिला, उसका नाम क्या है? अमर्त्य सेन साहब। जेन आयर किस लेखक ने लिखी है? तो जेन आयर लिखा है आपके शार्लोट ब्रांटे ने लिखा है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 147 ट्विटर पर आधारित एक मंच है, तो ट्विटर पर आधारित एक मंच कैसा है? ये है आपका ट्विटर पर आधारित एक मंच है चैट का।
चैट का है। भारत में लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो जानते हो नीति लिपुलेख थांग माना नीति लिपुलेख, ये उत्तराखंड में है और उत्तराखंड से ऊपर आप देखेंगे तो क्या लगा हुआ है? चीन लगा हुआ है, यानी तिब्बत, और तिब्बत पर चीन का अधिकार है। दक्षिण कोरिया, देखो दो, अब की तो बार संयोग की बात रही, दो की राजधानी ही पूछा गया है, इसकी मुद्रा पहली बार पूछ लिया गया है। दक्षिण कोरिया की कौन सी मुद्रा उपयोग में है? तो उस मुद्रा का नाम क्या है मेरे दोस्त? उसे कहते हैं वान। दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम क्या है? वान। और 150 आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है, उसे मालवेयर कहते हैं। ये फिर भी पूछा गया है, ये कई बार रिपीटेड सवाल है। ऐसे सवाल को प्रीवियस ईयर पे बिल्कुल देख के जाएं। जो छात्र का अभी भी पेपर बचा हुआ है बिल्कुल देखिए मेरे दोस्त, प्रश्न बहुत ही सरल आसान आ रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है जब पुलिस के पेपर में लगभग विद्यार्थी 28 से 30 सवाल कर सकते हैं संभल करके, और 30 सवाल करना बिल्कुल आपका सिलेक्शन रखा हुआ है मेरे दोस्त। घबराओ मत, सवाल देख के घबराइए मत, जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि संभावना ही है कि आप इन आसान प्रश्नों को गलत भी करोगे और रूम के बाहर निकलने के बाद आपको याद भी आएगा कि मैंने गलत गोला किया है। इसलिए रूम में बिल्कुल धैर्य से, बिल्कुल दिमाग को साफ करके पहुंचिए। एकदम टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन से एकदम निजात होके पहुंचिए और अपने एक पद को प्राप्त कीजिए। अगले शिफ्ट के एग्ज़ाम के, अगले शिफ्ट के पेपर के लिए हम लोग पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जिनका एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है, सिलेक्शन हो आपका जल्द से जल्द।